तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां अनिल गोयल के ठिकानों पर 3 दिन तक लगातार छापेमारी हुई है, जिसमें इस वक्त एक बड़ा और नया खुलासा हुआ है। अनिल गोयल के 14 नए लॉकर्स का पता चला है। कहां तो टीम ये देखकर ही हैरान थी कि कितनी ज्यादा इसने धन इकट्ठा कर रखा है। जगह जगह इसकी संपत्तियों के कागजात मिले थे। ऐसे में अब 14 नए लॉकर्स का पता चला है, जिसमें करीब 5 किलो से ज्यादा सोने के आभूषण हैं। इसके अलावा डायमंड की ज्वेलरी भी यहां है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के अनुसार लॉकर्स में सोने के आभूषण है, डायमंड के आभूषण हैं। अकेले सोने की अगर गहनों की बात की जाए तो उनकी बाजार में कीमत 4 करोड़ आंकी गई है। तो काले धन के कुबेर अनिल गोयल के लॉकर से ये बड़ी खबर आ रही कि 14 नए लॉकर्स मिले हैं। इससे पहले कई जमीनों के दस्तावेज मिले थे, कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। जो हिसाब किताब है उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी मिली थी। यही वजह थी कि 3 दिन लग गए यहां पर आयकर विभाग की टीम को लगातार छापेमारी करने में। और जो नई खबर है इस छापेमारी से जुड़ी हुई वो ये कि 14 नए लॉकर्स मिले हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें करोड़ों के सोने और हीरे के जेवरात हैं। तो गोयल, जिसे कि बीजेपी का काफी करीबी माना जाता है, लेकिन अब जबकि उस पर दाग है तो ऐसे में बीजेपी इससे किनारा करने में लग गई है। करोड़ों के काले धन का खुलासा हुआ है। अब बीजेपी पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अनिल गोयल से उसका कोई नाता नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि जो गलत काम करेगा वो सजा भुगतेगा। बीजेपी नेता अनिल गोयल के प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग के छापे की आज बीजेपी संगठन तक भी पहुंची और विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। यही नहीं, अनिल गोयल खुद अपनी सफाई देने बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचे और पार्टी के आला नेताओं के साथ बात की। लेकिन अब मामला बिगड़ता देख बीजेपी ने अनिल गोयल से ही किनारा कर लिया है। व्यक्तिगत चीजों के लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं है। कोई पार्टी में रहता है, चाहे हम ही हैं, कोई गलत काम मेरा पाया जाता है तो उसके लिए पार्टी थोड़ी जिम्मेदार है। वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है किसी की भी। तो इसलिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत तरीके से जो टैक्सेशन के नियम होंगे, जैसी तरह से असेसमेंट होता होगा या फिर असेसमेंट नहीं हुआ धन होगा, तो वो तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। असल में बीजेपी नेता अनिल गोयल के ठिकानों पर आयकर विभाग ने लगातार 3 दिन तक छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों के काले धन का खुलासा हुआ। कई ऐसे दस्तावेज थे जिनके जवाब गोयल नहीं दे पाए। अभी तक कुल 21 करोड़ का लेखा जोखा नहीं मिला है। 10 करोड़ की बिल्डिंग निर्माण का कोई लेखा जोखा नहीं है। 9 करोड़ रुपए के सामानों का भी कोई हिसाब नहीं है। 2 करोड़ के बैंक बैलेंस का सोर्स अनिल गोयल नहीं बता पाए। इसके अलावा कई लॉकर्स और प्रतिष्ठानों को सीज किया गया है। असल में अनिल गोयल बीजेपी में कद्दावर नेता रहे हैं। बीजेपी के साथ ही आरएसएस में भी गोयल का खासा दखल है। अनिल गोयल 2 बार बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और हाल ही में निकाय चुनाव में उन्होंने देहरादून के मेयर का टिकट भी मांगा था। ये नहीं, विधानसभा चुनाव में भी अनिल गोयल टिकट की दावेदारी कर चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा बीजेपी खुद पर कोई दाग नहीं लेना चाहती। लिहाजा गोयल से सीधे ही किनारा कर लिया गया। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितना भुना पाती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। बहरहाल इन सब के बीच हल्द्वानी से अच्छी खबर बीजेपी के लिए आई, जहां नाक की लड़ाई का सवाल बने। हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आए और इसमें बीजेपी ने जीत हासिल की। उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी छीन ली है। बीजेपी के उम्मीदवार आनंद सिंह धर्मवाल ने कांग्रेस के अर्जुन बिष्ट को 10 वोटों के अंतर से हरा दिया। कुल 27 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 18 वोट बीजेपी को, जबकि 8 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं और 1 वोट रद्द हो गया। जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां जोरदार जश्न मनाया और अपने इस नए नेता का स्वागत किया। की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत, और जिन क्षेत्र पंचायतों ने सारों ने मेरे को समर्थन दिया उनकी जीत है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और बड़ी खबर इस वक्त मसूरी से आ रही, जहां की थत्यूड़ रोड पर एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। पुलिस मौके पर पहुंच रही है, रवाना हो गई, क्योंकि अभी ये घटना हुई है। तो मसूरी में एक घटना हुई है, सड़क हादसे की खबर है। इससे पहले भी यहां पर हादसा हुआ था। तो लगातार हादसे बढ़ रहे हैं पहाड़ी इलाकों में। तो आपको बता दें कि थत्यूड़ रोड पर यह हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी संगठन पूरी तैयारियां कर रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष, विधायकों और मंत्रियों से कह दिया गया है कि उन्हें हर हाल में अपने बूथ से पार्टी को आगे रखना होगा। इसके लिए कार्यक्रम का नाम दिया गया है मेरा बूथ सबसे मजबूत। निकाय चुनाव से सबक लेते हुए बीजेपी ने अब बूथ लेवल पर ध्यान केंद्रित करने का प्लान बनाया है। फिर चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष, सबको जिम्मेदारी दी गई है कि सभी को अपने अपने बूथ को मजबूत करना होगा। से बूथ की रचना मजबूत हो, अगर बूथ जीत लिया, चुनाव जीत लिया। यह हमारा नारा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। कोई बड़े से बड़ा कार्यकर्ता भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी होंगे, तो जहां वो रह रहे हैं अपने बूथ की चिंता उनको करनी है। हम संगठन की दृष्टि से यहां तक जाते हैं। अब वो लोकसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए इस ढंग के कार्यक्रम दे रहे हैं कि जिससे लगे कि सब भाजपा ही सब जगह है। हकीकत में लोग अब भाजपा की सुनने को तैयार नहीं है। वहीं इन सब तैयारियों के बीच बीजेपी के अंदर टिकट को लेकर अभी से घमासान शुरू हो गया है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर राज्य मंत्री रेखा आर्या की दावेदारी के बाद सियासी हलचल तेज है। हालांकि अल्मोड़ा दौरे पर आए वर्तमान सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा उसका सम्मान किया जाएगा। अजय टम्टा ने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से कभी भी सीट को लेकर दावेदारी नहीं की है। टिकट का पार्टी का जो निर्णय होगा, मैं खुद इसीलिए बोला हूं कि मुझे पार्टी ने यहां तक पहुंचाया है। पार्टी का सारे निर्णय मुझे स्वीकार है और हमारी कोई दावेदारी नहीं है। मेरी कभी कोई दावेदारी नहीं रही और वर्तमान में भी कोई दावेदारी नहीं है। पार्टी के लिए हमारा एक ही काम है कि हमके कमल के फूल को खिलाने का और नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करने का। रेखा आर्या को मिलेगा तो समर्थन करेंगे आप? मैंने आपको बोला कि पार्टी के जो भी निर्णय होंगे उस सबको स्वीकारेंगे। चलिए अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। तो पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की एक नई छवि सामने लाने के लिए एनएसयूआई की तैयारियां यहां पर शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तैयार करने और राहुल गांधी के विजन को सामने लाने के लिए बेहतर इंडिया प्रोग्राम और शक्ति कैंपेन के सहारे एनएसयूआई ग्राउंड लेवल पर तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी की पप्पू इमेज इस लोकसभा चुनाव से पहले दूर करने के लिए अब महिला विंग को मैदान में उतारा जा रहा है। युवाओं के बूते वोट बैंक बटोरने के लिए बीजेपी की तरह कांग्रेस भी जुट गई है और ऐसे में एनएसयूआई का सहारा लेते हुए देश में बेहतर इंडिया प्रोग्राम और शक्ति कैंपेन चलाया जाएगा। निर्देश अनुसार हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी मैडम रुचि गुप्ता जी हैं, वो पूरे भारत का दौरे पे हैं। वो हर स्टेट में एक बेहतर भारत के प्रोग्राम कर रही हैं, जिसमें वो छात्रों का मैनिफेस्टो तैयार कर रही हैं। जैसा कि पुराने पूर्व में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो मैनिफेस्टो तैयार होता था उसमें छात्रों से रिलेटेड कोई छात्रों का मुद्दा नहीं आता था। हम रैलियां निकालेंगे, हम सब गर्ल पावर दिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे कि गर्ल्स के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है और इसी की वजह से हमें वोट मिलेंगे। हमें पता है हमें वोट मिलेंगे क्योंकि यूथ ऑब्वियसली यूथ उन्हीं के साथ जाता है जहाँ पे उन्हें सही लगता है। और देहरादून से खबर है, यहां 2 आईपीएस समेत आधे दर्जन पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए। यशवंत चौहान चमोली जिले के कप्तान बने हैं, जबकि प्रीति प्रियदर्शनी एसपी बनी है। हल्द्वानी की एलआईयू क्षेत्रीय ममता बोहरा को एसपी सिटी हरिद्वार से एएसपी लॉ एंड ऑर्डर बना दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही, कुछ तबादले हुए हैं। तो प्रीति प्रियदर्शनी को एसपी एलआईयू हल्द्वानी बनाया गया है और इनके अलावा जो बदलाव हुए हैं, ममता बोहरा को एएसपी कानून व्यवस्था हेडक्वार्टर बनाया गया है। वहीं कमलेश उपाध्याय एसपी सिटी होंगे हरिद्वार के। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है जो तबादले हुए हैं। वहीं प्रमोद को एसपी ट्रैफिक एवं क्राइम उधम सिंह नगर बनाया गया है। जनता मिलन कार्यक्रम में लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, वहां उनका वक्त बर्बाद हो रहा था। अब यही वजह है कि धीरे धीरे लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम से दूरी बना ली है। और अल्मोड़ा में तो आलम यह था कि फरियादियों से ज्यादा अधिकारी ही कार्यक्रम में नजर आ रहे थे। यहां 50 के करीब अधिकारी पहुंचे थे, जबकि फरियादियों की संख्या केवल 12 थी। फरियादियों का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि इस कार्यक्रम को गंभीरता से सरकार ले रही है। यहां आने से उनकी समस्या तो हल नहीं होती, वक्त जरूर बर्बाद होता है। इसलिए अब जनता का इस तरह के कार्यक्रम से मुंह भंग होता जा रहा है। आप इस बात से सहमत होंगे? आपके पास 2 गाड़ियां आ गई हैं। जनता दरबार में आया, लेकिन मुझे कोई विशेष उसका ठोस समाधान आज तक नहीं मिल पाया। सर मैं देख रहा हूँ आज इसीलिए लोगों का रुझान जनता दरबार की ओर दिन प्रतिदिन घट रहा है, क्योंकि लोगों को समाधान नहीं हो पा रहा है। हम लोगों की कोशिश यही रही है कि हम लोग रोज बैठे ऑफिस में भी और जनता दरबार से अन्यत्र भी हम लोग शिकायतों को लें। जैसे कल हम लोग कटारमल गए थे तो कटारमल में भी हमें काफी शिकायतें प्राप्त हुई। तो ये है कि जनता से संवाद बना रहे।
तो शिकायतें तो मिल रही हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ में राजनीति का केंद्र बनी आंवला घाट पेयजल योजना सवालों में घिरी है। 80 करोड़ के लागत से बनी इस योजना के निर्माण से लेकर पेयजल सप्लाई तक बहुत सारे घोटाले सामने आ चुके हैं। सरकार ने योजना बनाने वाली कश्मीरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि जिन अधिकारियों की नाक के नीचे करोड़ों का खेल खेला गया, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी? कांग्रेस सरकार में बहुप्रतीक्षित आंवला घाट पेयजल योजना का काम शुरू हुआ तो लगा कि दशकों से प्यासे पिथौरागढ़ के लोगों की प्यास बुझेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। योजना का उद्घाटन हुए 9 महीने गुजर गए हैं, बावजूद इसके लोग पेयजल संकट से वैसे ही जूझ रहे हैं। आलम यह है कि अब तक इस भारी भरकम योजना में निर्धारित पानी एक दिन भी नसीब नहीं हो पाया है। योजना की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों ने जाड़ों में भी पारे को 7वें आसमान पर पहुँचा दिया है। आंवला घाट पंपिंग योजना का मानक अनुसार हम जांच करना चाह रहे थे कि कितना कार्य प्रस्तावित था, कितना कार्य पूर्ण किया गया है, और जो अपेक्षाकृत 6 MLD का जल आपूर्ति उससे होने की संभावना थी वो पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही है। इसमें जो भी कमियां रहेंगी उसको उजागर करने के लिए कमेटी का गठन। जो प्रथम दृष्टया जांच हुई है, जांच में काफ़ी गड़बड़ियां देखने में मिली हैं। उसके जो संप बने हैं वो उचित स्थान पर नहीं बने हैं। रिवर का जो डाइवर्जन है वो उससे काफ़ी दूर चला गया है, जिससे दिक्कतें हमको आ रही हैं। शासन ने योजना में सिविल का काम कर रही कश्मीरी कंस्ट्रक्शन को पहले ही काली सूची में डाल दिया है। यही नहीं, पेयजल निगम इलेक्ट्रिक डिवीजन के 3 बड़े अधिकारी भी एक रात के लिए सही लेकिन सस्पेंड हो चुके हैं। ऐसे में असल गुनाहगारों तक न तो सरकार पहुंच पाई है और न ही स्थानीय प्रशासन। योजना का हाल देखकर साफ है कि पेयजल निगम के बड़े अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों की बंदरबांट हुई है। इसमें कुछ छुटमुट कमियां थी जिनका समय समय पर सुधार किया गया, और अभी हमारा जो बिजली थी दिन में प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इसमें पूरा पानी लिफ्ट नहीं हो पा रहा था। अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर करोड़ों का खेल वहां खेला जहां से सूबे के पेयजल मंत्री खुद चुनकर आते हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि असल दोषियों पर शिकंजा कसेगा, साथ ही पेयजल योजना लोगों की प्यास बुझाने में सफल होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज यमकेश्वर विधानसभा के डाडा मंडी पहुंचे। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारी सरकार होने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि 20 महीने में उनकी सरकार में एक भी दाग नहीं लगा है। आज एक भी भ्रष्टाचार आज इस सरकार के ऊपर नहीं लगा सकता है। तमाम जो भ्रष्टाचार आज उजागर हो रहे हैं वो सब पिछले समय के हैं, क्योंकि मैं पिछले समय का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहता हूं। मेरा स्वभाव थोड़ा इस मामले में थोड़ा अलग है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के गांव घिससुपुरा में एक नवविवाहिता की बीते रविवार संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक शबनम के गांव के ही एक युवक से कुछ महीने पहले शादी हुई थी। उसके बाद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रविवार देर रात अचानक शबनम की मौत हो गई। मायके वाले आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल वालों ने शबनम को पीट कर मार डाला। राज्य की मौसम की तो एक बार फिर से मौसम की करवट बदलने की खबर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 और 17 जनवरी को ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश होगी, जबकि कुछ जगह बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो आने वाले दिनों में अभी ठंड बढ़ेगी। हालांकि आज कई जगह मौसम साफ था और लोगों ने चटकी धूप का आनंद लिया। बागेश्वर में आज से उत्तरायणी कौतिक यानी कि उत्तरायणी मेले की शुरुआत हो गई है। 8 दिन तक चलने वाले इस मेले में तरह तरह की संस्कृति के रंग दिखेंगे, तो साथ में कई सारे धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। पौराणिक धरोहर को अपने आप में समेटे उत्तराखंड की काशी बागेश्वर में उत्तरायणी कौतिक यानी उत्तरायणी मेला अलग पहचान रखता है। 8 दिन तक चलने वाले इस मेले में यहाँ की कला और संस्कृति के रंग बिखरते हैं। मेले की शुरुआत के अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा पहुंचे। मेले में सरकारी स्टॉल्स और किसानों के उत्पादों की प्रदर्शनी का जायजा लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेला आज से प्रारंभ होकर के 21 तक चलेगा और इसमें आज जो भी झांकी निकल रही है तो बच्चे बूढ़े क्या जवान और हमारे कुछ विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आए हैं, तो सभी बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और हमने इस दौरान सुरक्षा के पूरे बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सरयू नदी के किनारे लगने वाले इस मेले में कला और संस्कृति के रंग बिखरते हैं। इस मेले में रंगारंग झांकियों में मटकोट का विशाल नगाड़े के साथ ही दारमा के कलाकारों ने भी कई सांस्कृतिक और पारंपरिक नृत्य पेश किए।
ये मेला 8 दिन तक चलेगा। इस दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान भी सरयू तट पर किए जाते हैं। यही वजह है कि उत्तरायणी मेले का साल भर इंतजार होता है और जो लोग रोजगार के लिए अपने घरों से बाहर जा चुके हैं वो भी इन दिनों बागेश्वर का रुख करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से जगदीश चंद्र की रिपोर्ट। वह उत्तरकाशी में भी पौराणिक माघ मेला बाड़ाहाट कौथलू का विधिवत आगाज हो गया है। 8 दिन तक ये मेला भी चलेगा जिसमें सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिलेंगी। तो उत्तरकाशी का माघ मेला भारत तिब्बत व्यापार का भी प्रतीक है। बाड़ाहाट कौथलू का मतलब है बड़ा हाट बाजार। यहाँ 1962 से पहले भारत और तिब्बत के लोगों के बीच कारोबार होता था, वस्तु विनिमय के आधार पर लेन देन होता था। तो पहले इस तरह के मेले लोगों के मिलने जुलने और कारोबार की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण थे। हालांकि समय बदलने के साथ मेले का स्वरूप जरूर बदला है, लेकिन अब भी यहाँ रंग और जो आस्था है उसका संगम देखने को मिलता है। उत्तरकाशी जिले की टिहरी से भी जो काली माता हमारे आ रखी है, विभिन्न देवताओं के उपस्थिति में आज माघ मेला 2019 का शुभारंभ हो गया है। निश्चित तौर पर मैं इस शुभ अवसर पर उत्तरकाशी जिले के ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के समस्त जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि मकर संक्रांति के पहले स्नान पर धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। सुबह से ही स्नान का सिलसिला शुरू हुआ जो चलता रहा देर शाम तक। मकर संक्रांति का स्नान इस बार ग्रह दशाओं के चलते 2 दिन तक चलेगा, यानी कि आज भी श्रद्धालु पहुंचे थे और कल भी तड़के से ही यहां इसी तरह डुबकी लगाने का क्रम शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं खबरों के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही।